नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अंजू की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी स्पर्श भाग 2 क्लास 10 चैप्टर 1 बड़े भाई साहब। ये इस चैप्टर के राइटर का पिक्चर है। इनका नाम है प्रेमचंद। तो प्रेमचंद की बहुत सारे स्टोरीज आपने पढ़े होंगे। यस। तो प्रेमचंद का जन्म हुआ था सन 1880। 1880 में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान है बनारस के लम्ही गांव में। मरण इनकी मृत्यु हुई थी 1936 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर की 8 भागों में संकलित है। तो मानसरोवर जो है इनके बहुत सारे जो भी स्टोरीज है उसके 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर आप पढ़ना चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं। प्रमुख उपन्यास ये हो गया सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि। क्योंकि इन्होंने बहुत बहुत सारे स्टोरीज लिखे, बहुत सारे नॉवेल्स लिखे। उपन्यास मीन्स नॉवेल्स। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। पत्रिकाओं मतलब मैगजीन्स। तो ये हंस, जागरण और माधुरी जैसी पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया था। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया। पहले वो गवर्नमेंट जॉब में थे लेकिन देश की स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि देखो 47 में देश आजाद हुआ। यस। तो इसलिए उन्होंने उस नौकरी को त्याग दिया, गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन किया और देश के लिए काम करने लग गए। अब हमारा चैप्टर है बड़े भाई साहब का परिचय, इंट्रोडक्शन। लेखक बताते हैं वे मतलब बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे एमसीक्यूज हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो, कि बड़े भाई साहब और जो लेखक है उनमें कितना एज गैप था। तो 5 इयर्स का गैप था एज में। लेकिन केवल 3 दर्जा, दर्जा मतलब हो गया क्लास, ओनली 3 क्लास ही वो पीछे थे। मतलब जबकि एज 5 है तो 5 क्लास, 5 या 4 तो होने ही चाहिए। यस। लेकिन ओनली 3 क्लास ही वो उनसे पीछे थे। दर्जा हो गया क्लास, फाइन। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया। लेखक बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत लेट में शुरू किया था। जो जिस एज में लेखक ने पढ़ाई शुरू किया, सेम उसी एज में, उम्र मतलब एज, तो सेम उसी एज में उन्होंने भी पढ़ाई शुरू की थी। लेकिन तालीम जैसे महत्वपूर्ण मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। लेकिन लेखक बता रहे कि एजुकेशन के लिए, यस, पढ़ाई के मामले में वो कोई जल्दबाजी नहीं चाहते थे, इसलिए वो आराम से पढ़ते थे। इस भवन की बुनियाद, बुनियाद मतलब बेस, इस भवन की बुनियाद बहुत मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने। लेखक बता रहे कि वो जो मतलब आगे पढ़ना चाहते हैं तो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर आपको एक बिल्डिंग बनाना है, यस, लेकिन इसका जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो आप इसका फ्लोर कैसे बढ़ा सकते हैं, फिर वो गिर जाएगा, है ना। तो बेस आपको स्ट्रांग बनाना होगा। उसी तरह लेखक के भाई का भी शायद यही सोचना था कि जब तक हमारा बेस स्ट्रांग नहीं होगा, पुख्ता नहीं होगा, तब तक आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो वो एक एक क्लास में कभी 2 साल लगा देते थे और कभी तो 3 साल भी लगा देते थे। ये देखिए आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 55 का वर्ड मीनिंग है। तो आप आराम से हिंदी में हिंदी से हिंदी चाहिए तो हिंदी में लगाइए, आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में लगाइए। फाइन। देखिए दर्जा लिखा हुआ है, यस, तालीम, महत्व, जो भी आपको मिले। पेज नंबर भी मैं दे दी हूँ, आप आराम से मार्क कर सकते हैं। ये लेखक, लेखक और उनके भाई हो गए, है ना। लेखक के बड़े भाई हैं ये, और ये लेखक है छोटू।
बड़े भाई साहब की विशेषता। मैं छोटा था, मैं मतलब लेखक, मैं छोटा था वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और वह 14 साल के थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले तो मैं बताई एज गैप कितना था, तो एज गैप 5 इयर्स था। लेकिन पूछा जा सकता है कि कितने साल के थे, तो लेखक 9 इयर्स के थे और लेखक के भाई जो है वो 14 ईयर के थे। उन्हें मेरी निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। लेखक बता रहे कि क्योंकि मैं ओनली 9 ईयर का था और मेरे बड़े भाई 14 ईयर के थे, तो उनको तो बाय बर्थ ही, यस, जन्म सिद्ध अधिकार, मतलब उनको बाय बर्थ ही ये राइट मिल गया था कि तुम अपने छोटे भाई का देखभाल कर सकते हो। यस, आप लोग भी करते होंगे शायद, है ना। तो जन्म सिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। लेखक बोले और मैं भी क्या कर सकता था, मेरा बस यही था, उसी में भलाई थी कि मैं उनके हुक्म मतलब ऑर्डर को, रूल ही, यस, उनको मानूं और समझूं। वह स्वभाव से अध्ययनशील थे। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि बड़े भाई साहब का स्वभाव कैसा था। तो वो अध्ययनशील थे, मतलब बहुत बहुत ज्यादा ही पढ़ाकू थे, जैसे बोलते हैं ना किताबी कीड़ा। यस, तो वो बहुत ही अध्ययनशील थे। किताबों के हाशियों, हाशियों मतलब मार्जिन, आप लोगों का पेज होता है तो स्टार्टिंग में ये लाइंस बने होते हैं ना, यहाँ आप लोग नंबरिंग और ये वो डालते हैं और यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, फाइन। तो लेखक वही बता रहे, हाशिया मतलब हो गया मार्जिन। किताबों की हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। लेखक बता रहे कुछ शब्द तो, कुछ वर्ड्स तो ऐसे होते थे या कोई पर्सन नेम, तो ऐसा होता था जिसको कि वो 10 से 20 बार लिख डालते थे। पता नहीं क्यों, लेकिन लिखते थे वो। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। यहाँ शेर हो गया उर्दू वर्ड के, जो उर्दू लैंग्वेज के जो पोएम्स होते हैं उसको कहा जाता है। तो बोलते हैं कुछ जो पोएम्स होते थे उनको तो बहुत ही सुंदर अक्षरों में कई बार कॉपी करते थे। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिनमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। लेखक ये भी बता रहे, और कभी कभी तो ऐसे ऐसे वर्ड्स और सेंटेंसेस लिखते थे कि मुझे उसका कोई मीनिंग कुछ भी समझ ही नहीं आता था। ये देखिए, ये भी पेज नंबर 55 का वर्ड मीनिंग है। मैंने जितने भी मुझे लगा आप लोगों को डाउट हो सकता है, मैंने सारे वर्ड का मीनिंग लिखा है यहाँ। नेक्स्ट है बड़े भाई साहब का लेखन प्रेम व छोटे भाई का उसे समझने की कोशिश करना। यस, बड़े भाई जो भी लिखते थे, छोटा भाई कोशिश करता है कि मैं उसे समझूं। एक बार मैंने उनकी कॉपी पर इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। लेखक बता रहे कि मैंने एक बार कोशिश की कि मैं देखूं कि वो कॉपी पे लिखते क्या क्या है, उनका कॉपी कैसा है। तो ये सारी चीजें लिखी हुई थी और लेखक बता रहे कि ये सब लिखने के बाद एक आदमी का फोटो भी, एक आदमी का चेहरा, फेस भी बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं। लेखक को लगा कि शायद कोई रिडल हो, यस, कोई पहेली हो, मैं इसको सुलझाता हूँ, मैं इसे सॉल्व करता हूँ। लेकिन असफल रहा। लेकिन लेखक अनसक्सेस रहे, समझ में नहीं आया उनको और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। लेखक बोले मुझे तो समझ आया नहीं और मेरे अंदर इतना गट्स नहीं था, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे जाके पूछूं भैया आपने ये क्या लिखा है, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो। मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी। वे 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। लेखक बता रहे वो 9th स्टैंडर्ड में थे और मैं 5th में था। तो मैंने सोचा भैया मुझे कैसे समझ आ सकता है, ये तो 9th में है और मैं 5th में हूँ। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटी मुंह बड़ी बात थी। लेखक बोले कि मैंने समझ लिया भैया मेरे बस की बात नहीं है और मैं खुद से पूछ भी नहीं सकता हूँ, तो मैंने हार मान लिया।
ये देखिए, मैंने इसलिए पिक्चर लगाया कि कुछ लोगों का कॉपी इतना ही खूबसूरत होता है। लिखने वाली चीजें कम होती हैं, बिना लिखने वाली चीजें ज्यादा होती हैं, है ना। ये पेज नंबर 56 का वर्ड मीनिंग है, बड़े भाई साहब की प्रतिक्रिया। तो यहाँ रिएक्शन, बड़े भाई का रिएक्शन कैसा रहता था। मैं जब भी कहीं से आता, हमेशा उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे। लेखक बोले, मैं कभी भी कहीं से भी वापस आता अपने रूम पर, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। लेखक बोले, जब भी मैं आता था और सेम टू सेम, सेम वॉइस सेम रिएक्शन में, हमेशा एक ही सवाल, एक ही क्वेश्चन होता था, कहाँ थे। और ये बोले, और मेरा हर बार आंसर क्या होता था, मेरा जवाब होता था केवल मौन, साइलेंस। वो सिर झुका के चुपचाप खड़े हो जाते थे। ना जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों नहीं निकलती कि जरा खेल रहा था। मेरा मन कह देता था कि मुझे मेरा अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष के मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। लेखक बता रहे कि मैं बस एक्सेप्ट कर लेता था, यस मैंने गलती की है, आप मुझे डांटिए, आपको जो मन है आप कर सकते हैं। और बड़े भाई साहब भी क्या कर सकते थे, थोड़ा गुस्सा थोड़े प्यार से, यस स्नेह मतलब प्यार हो गया, और रोष मतलब गुस्सा, प्यार और गुस्सा दोनों का मिला मिक्सचर रूप से वो उसे समझाते थे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। और उनके भाई साहब बोलते, इस तरह तुम इंग्लिश पढ़ोगे ना, अंग्रेजी, तब तो तुम्हें होल लाइफ, पूरी जिंदगी भर कुछ एक हर्फ मतलब वन वर्ड भी नहीं आएगा। ये हो गया टेक्स्ट बुक पेज नंबर 56 का वर्ड मीनिंग। ये बड़े भाई साहब चिल्ला रहे हैं, बेचारा छोटा भाई सुन रहा है। ये भी पेज नंबर 56 का वर्ड मीनिंग है। देखो, अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। वो बोले, क्या तुम्हें लगता है कि इंग्लिश पढ़ना इतना आसान है। अगर इतना आसान होता तो ऐरा गैरा नत्थु खेरा मतलब जिसकी मर्जी होती वो आके पढ़ लेते, और वो भी विद्वान हो जाते, वो भी इंटेलिजेंट हो जाते। बड़े बड़े विद्वान भी अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम बिल्कुल घोघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते हो, यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। बस जैसे ही लेखक आते थे और उनके भैया पूरा इतना लंबा चौड़ा भाषण देने लगते थे, मैं इतना पढ़ता हूँ तब भी मुझे 2-3 साल लगता है, तुम ऐसे खेलते कूदते पढ़ोगे तो कैसे होगा, तुम कैसे पास करोगे। और तुमको दिखता नहीं है मैं इतना पढ़ता हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, और तुम्हें अगर नहीं दिखता, ये तुम्हारे आंखों की गलती है और तुम्हारी बुद्धि का कसूर है कि तुम्हें समझ नहीं आता है। बड़े भाई द्वारा अपनी इच्छाओं को मारना। अब बड़े भाई बोलता है, अब समझा रहे बड़े भाई कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहा। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है। बड़ा भाई क्वेश्चन पूछता है, तुम देख रहे हो इतने मेले तमाशे होते हैं, इतना कुछ होता है, तुमने कभी देखा कि मैं वो उसे देखने जाता हूँ। रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। बोले, देखो रोज क्रिकेट होता है, हॉकी होता है, ये होता है, वो होता है, मैं कभी जाता हूँ, तुमने देखा है मुझे। ये पेज नंबर 57 का वर्ड मीनिंग है। ये बड़े भाई साहब समझाने में लगे हुए हैं, उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेलकूद में वक्त गवा कर पास हो जाओगे। ये बता रहे कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, कहीं खेलने नहीं जाता हूँ, मेला तमाशा नहीं जाता हूँ, फिर भी मुझे एक एक क्लास में 2 से 3 साल लगते हैं। तुम ऐसे खेलकूद करके कैसे पास हो जाओगे। मुझे 2-3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। वो बोले, मुझे 2-3 साल लगता है,
तुम तो ऐसे पढ़ोगे तो बच्चा हो गया तुम्हारा कल्याण, तुम तो एक ही दर्जे में, मतलब यहाँ हो गया एक ही क्लास में तुम सड़ते रह जाओगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपयों को क्यों खराब करते हो? भैया बोलते हैं कि तुम्हें अगर इसी तरह खेलना है तो जाओ, क्योंकि ये लोग हॉस्टल में रहते थे। गांव में पहले इतनी पढ़ाई का व्यवस्था नहीं होता था, तो लोग सिटी में आके हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते थे। तो ये लोग भी, लेखक और उनका भाई जो है, भाई और लेखक, ये लोग भी हॉस्टल में रहते थे। तो बड़े भैया बोलते हैं तुम्हें यही करना है तो तुम क्यों दादाजी के गाढ़ी कमाई को, मेहनत के पैसे को तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाओ आराम से गांव जाओ और मजे में गुल्ली डंडा खेलो। तुम्हें पढ़ने के लिए और कोई काम करने के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, कम से कम पैसे तो बच जाएंगे। ये हो गया टेक्स्ट बुक पेज नंबर 57 का वर्ड मीनिंग। लेखक के ऊपर बड़े भाई के डांट के असर का वर्णन। लेखक बोले कि भैया इतना भाषण देते थे, इतना समझाते थे, मुझे ऐसे ऐसे टोंट मारते थे कि मुझे तो, मैं तो बस रोना ही शुरू कर देता था। उसके बाद क्या असर होता था, लेखक उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। लेखक बोले मैं उतना भाषण सुनने के बाद तो बस रोना धोना शुरू कर देता था। जवाब ही क्या था? ये बोले मेरे पास आंसर ही क्या था, ये बताओ। अपराध तो मैंने किया, लतार कौन सा है? लेखक बता रहे अपराध, यस, खेलने का, टाइम पास करने का अपराध, क्राइम तो मैंने किया था, तो मुझे ही सुनना पड़ता और मैं सुन रहा था। भाई साहब उपदेश कला में निपुण थे और लेखक बता रहे कि मेरे भाई जो हैं भाषण देने में, मतलब मुझे समझाने में एकदम पीएचडी थे। यस, निपुण मतलब एकदम बहुत एक्सपर्ट। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते हैं, ऐसी ऐसे 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 सुक्तिवान चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। भैया की तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं? जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? लेखक बोले मेरे भैया मेरे को इतना भाषण देते थे, इतना समझाते थे, इतना डांटते थे कि मेरा हिम्मत ही फेल हो जाता था। मैं सोचता था भैया इतना मेहनत करता है तब भी फेल होता है, मैं तो इतना कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे में तो इतनी शक्ति ही नहीं कि मैं इतना हिम्मत, इतना पढ़ाई करूं। तो क्यों ना मैं अपने गांव वापस चला जाऊं? लेखक के मन में ऐसी बातें भी आ जाती थी कि मेरे बस की बात नहीं है पढ़ाई लिखाई, तो मैं गांव ही चला जाता हूँ। उसके बाद देखो अब क्या है। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 57 का वर्ड मीनिंग है। लेखक के भाई साहब चिल्ला रहे हैं और लेखक बेचारा रोने में लगा हुआ है। यस, देखो, छोटे भाई द्वारा बड़े भाई की बात पर अमल करने का प्रयास। छोटा भाई जो है भैया के डांटने के बाद हर बार उनको मानने की कोशिश करता था। और देखो उसके लिए क्या करते थे, मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था, लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। लेखक बोलते हैं कि भैया जो इतना बोलते थे मेरा मन होता था गांव चला जाऊं, लेकिन फिर 1-2 घंटे के बाद मुझे लगता था नहीं, गांव जाके भी क्या करूंगा, तो मुझे पढ़ना तो होगा ही। यस, झटपट एक टाइम टेबल बना डालता। लेकिन वो बता रहे कि अब पढ़ना है तो टाइम टेबल तो बनाना होगा ना। तो मैं फटाफट से एक टाइम टेबल बना डालता। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। लेखक खुद बता रहे हैं कि टाइम टेबल जब भी मैं बनाता था उसमें खेल कूद का कोई भी टाइम नहीं होता था, कुछ भी नहीं। प्रातः काल मतलब मॉर्निंग 6 o'clock, 6 बजे उठना है। यस, प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो, नाश्ता कर, पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 6 to 8 o'clock, यस, मॉर्निंग 6 to 8 इंग्लिश है। 8 से 9 तक हिसाब, हिसाब मतलब मैथ्स। 9 से 9:30 तक इतिहास मतलब हिस्ट्री। फिर भोजन और स्कूल। यस, 9 बजे के बाद तो स्कूल के लिए भी तो तैयार होना है ना। तो फिर उसके बाद खाना खा के स्कूल जाते थे। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। जब 3:30 को जब 3:30 को ये घर वापस आते थे स्कूल से,
तो आधे घंटे का हाफ एन आवर का रेस्ट लेते थे। ये टाइम टेबल में था, करते थे नहीं करते थे वो आगे की बात है। यस, 4 के से 5 तक भूगोल, भूगोल मतलब ज्योग्राफी, 5 से 6 तक ग्रामर। यस, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। हाफ एन आवर के लिए 6 बजे तक ग्रामर पढ़ने के बाद हाफ एन आवर का फिर से रेस्ट लेने के लिए ये वॉकिंग करते थे हॉस्टल के जस्ट सामने ही। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके, देखो 6 से 7 का अंग्रेजी कंपोजिशन हो गया, फिर भोजन करके, ये भी देखिए पेज नंबर 57 का वर्ड मीनिंग है। ये लेखक टाइम टेबल बना रहे हैं, इतने बुक्स और सब कुछ पूरा मंडे से लेकर पूरा टाइम टेबल बना रहे हैं, इसलिए मैंने ये पिक्चर लगाया है। 8 से 9 तक अनुवाद, मतलब अनुवाद मीन्स ट्रांसलेट करना। यस, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश जो भी हो, तो ट्रांसलेशन बना करते थे। 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, मतलब ऑल सब्जेक्ट जिसमें होमवर्क हो या कुछ भी हो तो उसको पढ़ना है। फिर विश्राम, तो मॉर्निंग 6 ओ क्लॉक से नाइट 11 ओ क्लॉक तक का टाइम टेबल वो बना डालते थे। उसको फॉलो करना वो अलग बात है। यस, मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात है। लेखक बोले टाइम टेबल बना लेना एक अलग बात है, लेकिन उसको उसको मानना, उसको फॉलो करना वो दूसरी बात है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वे दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे कोई अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद ना रहती, और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। लेखक बोले जैसे ही मैं पढ़ने बैठता, मुझे ये कबड्डी, उछल कूद, फुटबॉल, ये सारी चीजें, मैदान और सब कुछ, पता नहीं कौन सा इनविजिबल पावर जो है मुझे खींच ले जाता, और मैं टाइम टेबल, पढ़ाई, भाई साहब का भाषण, सब चीज भूल जाता था मैदान में जाते ही, और फिर आराम से मैं खेलने लग जाता था। और मैं घर आते ही मेरे भाई साहब को तो मुझ पर चिल्लाने का और अच्छा अवसर, अच्छा मौका, चांस मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। लेखक बोल रहे हैं कि जब भी मैं खेल के आता, मैं चुपके से धीरे धीरे घुसता था कि भैया को पता नहीं चले, लेकिन भैया भी ग्रेट थे, भैया को पता चल ही जाता था, और मैं आंख बचाता और वो मेरे सामने आके खड़े हो जाते। मतलब मेरे सिर पर हमेशा नंगी तलवार, मतलब खतरे की घंटी बजती रहती थी, टन टनाटन। यस, ये देखिए लेखक पढ़ने बैठते थे और उनको इन लोगों का चिल्लाना, चिल्लम चिल्ली और ये सब उनको फिर से मैदान में खींच लाता, और वो अपने भैया की सारी सारी भाषण को भूल जाते थे। फाइन, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या टाइम टेबल आप लोग फॉलो करते हैं? प्लीज कमेंट में लिख के बताइए। मुझे लगता है आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट मैं बनाऊंगी, तब उसमें कहानी कंप्लीट होगा। अभी के लिए इतना ही है, तो अभी हम लोग एक्टिविटी करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखक के भाई साहब उससे डैश साल बड़े थे। कितने साल बड़े थे भैया? 3 साल, 4 साल, 5 साल? यस, वेरी गुड, 5 इयर्स बड़े थे। नेक्स्ट है, बड़े भाई में क्या गुण थे? वे अध्ययनशील थे, वाक कला में निपुण थे, और उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी मीन्स ए एंड बी बोथ आर करेक्ट आंसर्स। यस, वेरी गुड, उपरोक्त सभी होगा क्योंकि वो अध्ययनशील तो थे ही, कहीं नहीं जाते थे, खेलना कूदना, मेला तमाशा कहीं नहीं जाते थे, सिर्फ पढ़ते रहते थे। दिस इज करेक्ट आंसर। और वाक कला मतलब भाषण देने में, लोगों को समझाने में वो एकदम एक्सपर्ट थे। यस, तो दोनों करेक्ट है, तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बड़े भाई द्वारा छोटे भाई के कहीं से आने पर हर समय सबसे पहले क्या पूछा जाता था? कहाँ थे? पढ़ाई कर ली? खाना खाया? क्या क्वेश्चन पूछते थे भैया?
यस, वेरी गुड, आपने करेक्ट चूज किया है, आई थिंक सो। तो ए इज करेक्ट आंसर। कहाँ थे? एक ही टोन में हमेशा वो बोलते थे। फर्स्ट क्वेश्चन यही होता था उनका। नेक्स्ट है, बड़े भाई साहब किस मामले में जल्दबाजी नहीं करते थे? खेलकूद में, लड़ने में, और पढ़ाई में। यस, वेरी गुड, पढ़ाई में। तभी तो एक एक क्लास में वो 2 से 3 साल तक बैठे रहते थे, है ना? एक एक क्लास में वो 2 to 3 years लगाते थे। बड़े भाई की लताड़ सुनकर लेखक डैश बहाने लगते थे। क्या वो नाचने लगते थे, या आंसू बहाने लगते थे, या गुस्सा हो जाते थे? क्या होते थे? यस, बी इज करेक्ट आंसर। वो आंसू बहाने लगते थे और वो एक्सेप्ट कर लेते थे, यस मैंने गलती की है, तो आप मुझे डांटिए, जो करना आप कीजिए। यस, बी इज करेक्ट आंसर। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।